फ्रेंड्स, चाहे हम एक बिजनेसमैन है या एक प्रोफेशनल है, अगर मेरे ट्रांजैक्शंस एक लिमिट से ज्यादा है तो मेरे को इनकम टैक्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, राइट। तो किनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हु नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मतलब हम लोग एक प्रोफेशनल हैं और स्पेसिफाइड प्रोफेशन है मेरा। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन सा है फ्रेंड्स, पूरी लिस्ट आप लोगों को इस वीडियो में अभी दिखा दूंगा, बट मेजरली फ्रेंड्स इसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइट, कुछ इस तरह के प्रोफेशन इंक्लूड किए हुए हैं, राइट। तो मैं उन स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात कर रहा हूं अभी, राइट। तो बिजनेस की बात नहीं कर रहा और जो स्पेसिफाइड नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, राइट। उसकी बात भी अभी करेंगे इस वीडियो में। तो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, राइट, उनकी अगर रिसीट्स मोर देन 1,50,000 है, राइट, उनकी रिसीट्स जो भी वो अपने प्रोफेशन से पैसा रिसीव करेंगे वो मोर देन 1,50,000 है इन ऑल 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जिस साल में मैंने अर्न किया, जिस साल में पैसा रिसीव किया, उससे पिछले 3 सालों में, राइट, तीनों सालों में अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा है तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कौन से? प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हुए फ्रेंड्स? इनकम टैक्स रूल्स, एक रूल है फ्रेंड्स, रूल 6F, जो कि ये बताता है कि मुझे कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, राइट। तो मेरे को, अगर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हूं, राइट, और मेरी जो रिसीट्स है, ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा है पिछले 3 सालों में, राइट, हर साल 1.5 लाख से ज्यादा है, किसी एक साल भी 1.5 लाख से कम है नहीं करना, एप्लीकेबल नहीं है। तीनों सालों में 1.5 लाख से ज्यादा है, राइट, इन टोटलिटी नहीं, इंडिविजुअली 1.5, राइट, ज्यादा है तो मेरे को प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है मतलब, अब रूल 6F बताता है फ्रेंड्स कौन कौन से बुक्स मेंटेन करनी है। फ्रेंड्स, नॉर्मली उसके अंदर मेरे को प्रॉपर लेजर, राइट, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, लेजर मेंटेन करने हैं, पूरा रिकॉर्ड मेरे को रखना है, राइट। तो जो प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स ने किया हुआ है वो बुक्स मेरे को मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इन अदर केसेस मतलब अगर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हूं बट मेरी जो रिसीट है वो 1.5 लाख क्रॉस नहीं कर रही है पिछले 3 सालों में, राइट, किसी एक साल में कर रही है, 2 साल में कर रही है, बट तीनों सालों में नहीं कर रही है, तो मेरे को कौन से करनी है? एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। कोई आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं जिसके अंदर डेली की या जब भी आपकी रिसीट आएगी वो आप लिखेंगे। ऐसी बुक्स मेंटेन करनी है जिससे अगर आपका मान लो असेसमेंट होता है तो असेसिंग ऑफिसर इजीली आपकी इनकम का या आपकी असेसमेंट कर सके, वो आपकी अर्निंग का पता लगा सके, राइट। तो जो 1.5 लाख से ज्यादा है पिछले 3 सालों में उनको प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स ने बता दिया है जी यही करो। 1.5 से कम है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, बट असेसिंग ऑफिसर उसको देख के पता लगा पाए कि जी हाँ जी आपका ये हिसाब किताब है, ठीक है जी। तो अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो तो ये अप्लाई होगा। एक एग्जांपल के साथ फ्रेंड्स समझ लेते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर है मेरा 2024-25। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? जिस साल में मैंने अर्न किया उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो प्रीवियस ईयर 24-25, अभी क्या चल रहा है फ्रेंड्स? ये हमारा चल रहा है मंथ अगस्त, राइट। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अगस्त चल रहा है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होगा? अगस्त में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मेरा जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च 25, अप्रैल 24 से मार्च 25, ये मेरा प्रीवियस ईयर होगा 24-25, राइट। तो इससे पिछले 3 साल 23-24, 22-23, 21-22, तीनों में हर साल 1.5 लाख से अगर ऊपर है, यहां 21-22 में 1.5 लाख से कम था, तो इस केस में एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी आप मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है जी। और अगर मेरा इस तरह का कुछ केस है 24-25, पिछले इससे 3 साल देखेंगे 23-24, 22-23, 21-22, 160, 170, 155, 1.5 लाख से ज्यादा है, राइट। तो मेरे को प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जो इनकम टैक्स के रूल 6F में लिखा है, उसके हिसाब से मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इफ प्रोफेशन हैज बीन न्यूली सेटअप इन प्रीवियस ईयर, मैंने बोला जी मैंने इस साल नया प्रोफेशन स्टार्ट किया है तो मेरे तो पिछले 3 साल होंगे ही नहीं, तो मैं कैसे करूं? उस केस में क्या करना है? ग्रॉस रिसीट्स आर लाइकली टू एक्सीड 1,50,000। आपको लगता है इस साल आपकी जो रिसीट्स है वो 1.5 लाख के से क्रॉस कर सकती है तो आपको प्रेस्क्राइब करना है।
और 1.5 लाख नहीं क्रॉस करेगी तो कुछ भी मेंटेन करो, कोई भी बुक्स मेंटेन कर लो आप। ठीक है जी, तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगा अगर नया बिजनेस है। अब बात करेंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन आता है, राइट। तो जितना भी हमने अभी तक देखा स्पेसिफाइड प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या क्या आएगा? लीगल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, राइट, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो फ्रेंड्स आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और जो हमने अभी डिस्कस किया वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है जी। देन बात करेंगे बिजनेस। अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस है या एनी अदर प्रोफेशन है, जो लिस्ट हमने देखी फ्रेंड्स ये अभी, इसके अलावा कुछ और प्रोफेशन है आपका, तो जो अब बताने वाला हूं फ्रेंड्स वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, राइट। तो क्या? इफ इनकम इज मोर देन 2,50,000, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो, राइट। इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर जो है आपकी, जो सेल है, टर्नओवर मतलब जो सेल है, रिसीट है आपकी बिजनेस में, वो मोर देन 25 लाख है। इन दोनों में से कुछ भी एक है, अगर इनकम मोर देन 2.5 लाख है या फिर टर्नओवर 2.5 लाख से ऊपर है, हो सकता है आपका लॉस हो, राइट, हो सकता है आपका लॉस हो, बट टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है, उस केस में ये रूल आप पे अप्लाई हो जाएगा। क्या? इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कब? पिछले 3 सालों में किसी भी साल में ऐसा हो जाए। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हमने देखा था पिछले 3 साल में, तीनों सालों में 1.5 लाख क्रॉस कर जाए, तीनों में 1.5 लाख क्रॉस कर जाए, बट यहां बोल रहा है इनकम 2.5 लाख या फिर टर्नओवर 25 लाख पिछले 3 सालों में, राइट। जिस साल में हम देख रहे हैं उससे पिछले 3 सालों में किसी भी साल में, राइट, एक ईयर में भी अगर वो क्रॉस कर गई तो आपको एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, प्रेस्क्राइब्ड नहीं करने। या प्रेस्क्राइब्ड नहीं है फ्रेंड्स, यहां पर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो मैंने अभी बताया कि आप कोई रजिस्टर मेंटेन कर लो, कुछ ऐसी आप मेंटेन कर लो, कुछ कहीं लिख लो, उसको प्रॉपर नोटिंग आप रखो, सो दैट असेसिंग ऑफिसर उसको देख के प्रॉपर आपका असेसमेंट कर पाए। ठीक है जी। और फ्रेंड्स जो मैंने ये लिमिट्स आपको बताई हैं ये अप्लाई होती हैं ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब आप ऐसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो या आप एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, इन दो के केस में फ्रेंड्स ये लिमिट अप्लाई होती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई केस है, पार्टनरशिप फॉर्म है, राइट, एलएलपी है या फिर आपका कंपनी है, तो उस केस में फ्रेंड्स जो 2.5 लाख की लिमिट है वो 1,20,000 की रह जाती है, और जो टर्नओवर 25 लाख की है वो 10 लाख रह जाती है, राइट। तो नॉर्मली ये टर्नओवर कितनी है? अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ के अलावा कोई और है तो 1,20, इनकम, टर्नओवर 10 लाख। लेकिन अगर आप एचयूएफ है या इंडिविजुअल है उस केस में आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख देखी जाएगी और टर्नओवर 25 लाख देखी जाएगी, राइट। ये लिमिट एक्सीड की तो आपको क्या करना है, और ये लिमिट देखनी कब है? पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में, किसी भी एक साल, मतलब ऐसा नहीं कि 2 में क्रॉस कर गई तो नहीं होगा, 1 में करे, 2 में करे, चाहे 3 में करे, अप्लाई हो जाएगा। तीनों में से एक में भी नहीं करेगी, अप्लाई नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, राइट। तो अभी फ्रेंड्स मेरा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 24-25 है। इसके पिछले 3 साल मुझे देखने हैं, 23-24, 22-23, 21-22। इनकम 240, 230, 245, मैं इंडिविजुअल हूं, 2.5 लाख से कम है, यहां मैं नहीं फॉल करता। बट टर्नओवर फ्रेंड्स यहां मेरी 22-23 में 25,50,000, मेरी 25 लाख क्रॉस कर गई, राइट। तो यहां पर मेरे को एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट इस केस में फ्रेंड्स मेरी तीनों सालों में इनकम 2.5 लाख से कम है और टर्नओवर भी मेरी 25 लाख से कम है, कुछ भी एक्सीड नहीं किया, तो इस केस में फ्रेंड्स ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, राइट। ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स क्लियर होगा। ठीक है जी। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 ईयर्स, राइट। तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप जब मेंटेन करेंगे तो क्वेश्चन आता है कितने साल तक मैं अपने पास रखूं? मैंने मेंटेन कर ली, बट कितने साल तक मुझे अपने पास उसको रखना जरूरी है? 6 साल तक, राइट। 6 साल तक। कब से? राइट, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जिस साल की आपने बुक्स बनाई उस साल का असेसमेंट ईयर आपको देखना है। उस असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 6 साल तक आपको उन बुक्स को मेंटेन करना है। एग्जांपल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स। सपोज प्रीवियस ईयर मेरा 23-24 है, यानी प्रीवियस ईयर मतलब इस साल में मैंने इनकम को कमाया है या टर्नओवर जनरेट किया है, इस साल से रिलेटेड है, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। इस प्रीवियस ईयर की रिटर्न में कब फाइल करूंगा? 23-24, मतलब मार्च 24 को ये प्रीवियस ईयर क्लोज होगा, 31 मार्च 24, राइट। 31 मार्च 24 के बाद मैं इसकी रिटर्न फाइल करूंगा, आईटीआर फाइल करूंगा, राइट। तो आईटीआर मेरी कब फाइल होगी? 31 मार्च 24 के बाद। तो वो कौन सा साल आ जाएगा? 24-25। तो 24-25 इस इनकम के लिए क्या होगा?
असेसमेंट ईयर, क्योंकि इस 24-25 में मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगा और असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी उस रिटर्न का असेसमेंट करेगा, मेरी इनकम का असेसमेंट करेगा, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर कि 23-24 की इनकम को मैंने 24-25 में डिपार्टमेंट को बताया कि जी ये मेरी सारा डिटेल है और उसको वो एसेस करेंगे अगले साल में, इसलिए इसको हम बोलेंगे 24-25। ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2024 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट होगा 31 मार्च 2025 तक, और उसके खत्म होने के बाद, कब? 31 मार्च 2025 के खत्म होने के बाद 6 साल तक, राइट, आपको इन बुक्स को मेंटेन करके रखना है, अपने पास रखना है, डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, राइट। तो 31 मार्च 31 मतलब 23-24 की अगर मेरी कोई इनकम है तो उसकी बुक्स को मेरे को 31 मार्च 2031 तक रखना पड़ेगा, राइट। 31 मार्च 2025 से 6 साल, ठीक है जी। आई होप क्लियर हुआ। देन फ्रेंड्स, नो नीड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो नीड टू मेंटेन। इस केस में, एक केस आपको जो बता रहा हूं, इस केस में आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इफ इनकम टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE, राइट फ्रेंड्स। ये 3 सेक्शन है। 44 AD अप्लाई होता है जिनका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है 44 AD अप्लाई होगा। 44 ADA अभी बताऊंगा क्या है, ब्रीफ में बता देता हूं। 44 ADA क्या है? अगर आपका कोई प्रोफेशन है, राइट, आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट, तो इस तरह के कुछ प्रोफेशन उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं एडीए में। अगर आप उन प्रोफेशन में फॉल करते हो तो आपका 44 ADA अप्लाई होगा। अगर आप फ्रेंड्स ऑपरेटर हो, क्या आप ट्रांसपोर्टर हो, और राइट, आप गुड्स कैरेजेस वगैरह चलाते हो, ट्रक ऑपरेटर हो, और आप माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हो, तो उस केस में आपके ऊपर 44 AE अप्लाई होगा, राइट। तो AD बिजनेसमैन, ADA प्रोफेशन पर, और AE स्पेशली ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है फ्रेंड्स, उनके लिए बनाया गया है, राइट, या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, या ट्रांसपोर्ट जो ओनर है उनके लिए, राइट, ये 44 AE बनाया गया। अब फ्रेंड्स, ये ब्रॉडली सेक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्मली इनकम टैक्स क्या बोलता है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस प्रोफेशन में मेरे को क्या करना पड़ता है जी, मैं जितनी मेरी सेल हुई, जितनी रिसीट हुई, वो मैं हिसाब किताब रखता हूं, और फिर मैं अपने खर्चों का हिसाब रखता हूं, और प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करता हूं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता हूं, बैलेंस शीट बनाता हूं, और अपनी रिटर्न फाइल करता हूं। मैं कहता हूं जी मैं तो बहुत छोटा सा दुकानदार हूं, मैं बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूं, छोटा सा प्रोफेशनल हूं, थोड़ा बहुत मेरा छोटा मोटा कुछ काम है, मैं इतनी बुक्स मेंटेन नहीं कर सकता। तो इनकम टैक्स ने मुझे एक फैसिलिटी दी, ये सेक्शन बना के 44 AD ADA AE। उन्होंने बोला ठीक है, आप छोटे मोटे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका साथ देंगे। आप एक काम करो, आप कोई बुक्स मेंटेन मत करो, लेकिन आपको अपनी इनकम का मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम इनकम इतनी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, चाहे आपका लॉस है, चाहे आपकी इनकम उससे कम है, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा। जैसे 44 AD बोलता है कि अगर आपका बिजनेस से टर्नओवर जितना भी हुआ है, आपको मिनिमम जो टर्नओवर पे इनकम डिक्लेयर करनी है वो 8% डिक्लेयर करनी है। लेकिन अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो 6%, मतलब मेरी अगर 1 करोड़ की टर्नओवर है तो मेरे को मिनिमम 8 लाख इनकम बोलना पड़ेगा, और डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो मिनिमम मेरे को बोलना पड़ेगा जी 6 लाख की मेरी इनकम है। ऐसे हर इन सेक्शन में फ्रेंड्स लिमिट दे रखी है कि आपको मिनिमम इतनी इनकम डिक्लेयर करनी है। तो अगर आप बोलते हो यस मैं रेडी हूं इतनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए, तो आप इन ऑप्शंस, इन सेक्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपने इन सेक्शंस को ऑप्ट कर लिया तो आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। 44 AA जो इनकम टैक्स एक्ट का है, जो कि बताता है फ्रेंड्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, कि कौन सी आपको बुक्स मेंटेन करनी है, वो आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा, राइट, अगर आपने 44 AD ADA या AE को ऑप्ट किया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।